आज हम प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्मिक एक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हो। न्यूक्लियोइड एक इरेगुलर शेप है, कहो कि क्षेत्र है, रचना है इरेगुलर। और वो पाया कहाँ जाता है, तो सेंटर में पाया जाता है। ये आपका सुपर क्वाइल दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। और साथ ही साथ काफी उलझा हुआ नजर आ रहा है आपको, और नेकेड होता है, मतलब यहाँ पर प्रोटीन नहीं होता है, इसलिए इसे हम प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए का बना होता है, जो कि बगैर हिस्टोन प्रोटीन का होता है। साथ ही साथ इसमें चारों तरफ से बाहर से आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नजर नहीं आ रहा है, कोई न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन भी नहीं है। आप वहां पर देख रहे होंगे, केवल जो है ना वो उलझा हुआ ऊन नुमा रचना है, चारों तरफ न्यूक्लियस भी नहीं है। तो न्यूक्लियोइड क्या है, इसको हम अभी करते हैं, लिखते हैं, आराम से बता दीजिएगा। यह जो है ना एक प्रकार का इरेगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है या रीजन है प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसमें जेनेटिक मटेरियल्स होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, किस रूप में, डबल स्टैंडर्ड होता है, सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, और नेकेड होता है। नेकेड का मतलब है कि उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है ना। लेकिन एक इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है, तो यहाँ सॉरी, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होता है, जिसका नाम है पॉलीएमीन्स। पॉलीएमीन्स है, जिसमें आपका ग्वानिन और साइटोसिन बेस काफी मात्रा में होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम इस बात को लिख, न्यूक्लियोइड को हम कंप्लीट कर लें। न्यूक्लियोइड क्या था बताया आपको भाई, कि न्यूक्लियोइड जो होता है वो इरेगुलर शेप्ड रीजन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। वाइड मतलब लाइक, न्यूक्लियो न्यूक्लियस जैसा रचना, न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस जैसा रचना, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस जैसी रचना को ही न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, लैक करेगा ये। ठीक है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, कौन, सुपर क्वाइल्ड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के रूप में, और उसको हम जीनोफोर या प्रोक्रोमोसोम कहते हैं। इसका इसमें जो है ना हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसलिए इसको हम नेकेड कहते हैं। ये जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है, मतलब बगैर हिस्टोन प्रोटीन का होता है। यूकैरियोटिक सेल में जब आओगे तो जो क्रोमोसोम होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होता है, तो इसको कहते हैं हम क्या, नेकेड। अब ये जो सर्कुलर डीएनए है, उसमें देखा जाता है कि हिस्टोन प्रोटीन की जगह पर कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, जैसे पॉलीएमीन्स हैं, जिसमें जी और सी की मात्रा काफी होती है। अब ये जी और सी क्या था, इसको बताने के लिए नोट आपको लिखे हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है, मतलब डीएनए और आरएनए जो होता है, उसमें 5 तरह का या 5 प्रकार का नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। इसको डिटेल से आपको पढ़ना है, 11th के केमिस्ट्री 11th में आपको पढ़ना है। जब हम 11th में पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री तो वहां पर पढ़ना है, या 12 में आते हैं केमिस्ट्री में तो वहां पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी आपका लास्ट चैप्टर है ये पढ़ना, डीएनए आरएनए वगैरह। और तो और आपको जेनेटिक्स में 12 में, बायोलॉजी में भी पढ़ना है। तो अगर आप लोग को बायोमोलिकुल्स का बात है, तो बायोमोलिकुल्स ऑलरेडी पढ़ाकर आपके अथी में डाला हुआ है, यूट्यूब चैनल जो हम आपको बताए थे उस पर डाला हुआ है। आप लोग बायोमोलिकुल्स देख सकते हैं। बायोमोलिकुल्स उसमें उलट के देख लीजिए, वो पूरा का पूरा सिलेबास ढंग से उसका बना के यूट्यूब पे डाला हुआ है चैनल पे। थोड़ा सा लगता है कि एक आध दिन का क्लास हम नहीं उसमें डाले हैं, उसको भी ना होगा तो लिख के डाल देंगे, मतलब करके डाल देंगे। क्लास किए थे लेकिन डाले नहीं, एक आध दिन का होगा शायद, तो फिर से बना के डाल देंगे हम। अब आते हैं यहाँ पर, नेटवर्क की समस्या के कारण नहीं डाल पाए थे।
अब आते हैं, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है समान रूप से, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए जो होता है, दोनों में कुल 5 प्रकार का बेस जो है ना, उसमें से 4 ही बेस पाए। हाँ, तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए के रूप में। ये जो डीएनए होता है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन 4 प्रकार के जो है ना बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस। और क्या क्या पाया जाता है वो डिटेल से पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है आपको। और 12 में जब जाओगे तो केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और बायोलॉजी में भी पढ़ना है, 5वां 6ठा चैप्टर है। तो आपको ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री का हम डाले हुए नोट्स फिर बोल दे रहे हैं, यूट्यूब पर देख लीजिए उसको। अगर किसी को दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हो, बता देंगे। अब बात करते हैं इसका फंक्शन का। किसका फंक्शन भाई? न्यूक्लियोइड का। न्यूक्लियोइड का जो फंक्शन होता है वो कंट्रोल सेंटर जैसा ये काम करता है। कंट्रोल सेंटर जैसा काम करता है किसके लिए? सेलुलर एक्टिविटी के लिए और कैरेक्टर के लिए। जो भी बैक्टीरिया का या प्रोकैरियोट्स का जो कैरेक्टर होता है या सेलुलर एक्टिविटी होता है, उसमें जो घटनाएं घटती हैं, जो 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 काम करता है, वो सारी की सारे जो काम हैं वो इसी के द्वारा कंट्रोल होता है। किसके द्वारा? न्यूक्लियोइड के द्वारा। यहां पर हम जाने के पहले एक बात जो पीछे छोड़ गए थे कि नाइट्रोजनस बेस 5 प्रकार का होता है, कौन कौन था वो आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। साइटोसिन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमीन है और यूरासिल है। ये 5 प्रकार का बेस आपके न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है और उनको हम संकेत से भी डिनोट करते हैं। सी से साइटोसिन, ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन। तो यहां पर बता रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियोइड है आपका बैक्टीरिया का या प्रोकैरियोट्स का, उसमें आपका नॉन हिस्टोन प्रोटीन में जो नॉन हिस्टोन जो प्रोटीन्स है उसमें क्या होता है? पॉलीएमीन्स होता है। और एक खासियत इसमें क्या है कि इसमें जो डीएनए है, डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। ये जो जीनोफोर बोल रहे थे, हम यहाँ पर इससे जोड़ देते हैं इसको। ये जो जीनोफोर बोल रहे हैं, जीनोफोर में काफी मात्रा में क्या होता है? ये आपका ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाता है, काफी मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपको हम बताया किसके बारे में? न्यूक्लियोइड के बारे में और उसके काम के बारे में। ठीक है, तो पहले सुन लेते हैं ये जो है ना जीनोमिक डीएनए से कैसे अलग है। जीनोमिक डीएनए, जीनोफोर जिसको बोल रहे थे या प्रोक्रोमोसोम कह रहे थे, जिसमें कि बेस पाया जाता है और इसमें भी बेस पाया जाता है। जैसा डीएनए वो है वैसा ही ए है। अंतर ये है कि वो थोड़ा ज्यादा उलझा हुआ है, थोड़ा बड़ा है, और ये थोड़ा छोटा है उसके तुलना में, है ना। ये स्मॉल है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड ये भी है। और तो और अंतर इससे इसमें ये है कि ये उलझा हुआ है, जीनोमिक डीएनए है। ये जो है ना जीनोमिक डीएनए के से हटकर है, आउटसाइड जीनोमिक डीएनए है। दोनों में सबसे बड़ा जो अंतर था वो ये है कि ये आपका पूरे के पूरे जो गतिविधियां हैं सेल का उसको कंट्रोल करता है, जबकि ये सेल की सारी गतिविधियों को कंट्रोल नहीं करता है, कुछ एक कैरेक्टर को रखता है, गतिविधियों को कंट्रोल करता है। जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो आपका गुण है किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिसमें प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड पर ही उसका सेल होता है। तो इसका जो सबसे खासियत है वो खासियत ये है कि ये क्या करता है? आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को रखता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है, जिसमें रहता है उसको रेजिस्टेंस देता है। दूसरा इसका खासियत क्या है कि ये सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है उस सेल का। तो प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वो आपका स्मॉल सर्कुलर डीएनए है। तो इस बात को अब लिख देते हैं जरा सा। प्लाज्मिड क्या बता रहे थे? एक्स्ट्रा जीनोमिक जो है ना क्रोमोसोमल, मतलब एक्स्ट्रा जीनोमिक कहो या क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीए आपका डीएनए होता है। हाँ, यहां पर लिखे नहीं हम, डीएनए होता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इसका खासियत क्या है? ये आपका किसी भी बैक्टीरिया सेल में ये जो जीनोमिक क्रोमोसोम जो जीनोमिक जो उसका डीएनए था जिसको जीनोफोर बोल रहे थे, उसके अलावे पाया जाता है। और ये तो अधिकांश कैरेक्टर को कंट्रोल करता है जीनोफोर,
ये कुछ एक कैरेक्टर को उसका कंट्रोल करता है। पहला सेक्सुअल एक्टिविटी, आपको पीछे हम बताए थे कि दो बैक्टीरिया जो है ना, पिलाई का फंक्शन जब बता रहे थे, पीली का फंक्शन, तो वहां पर बताए थे कि दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ता है और जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करता है एक से दूसरे में। उसमें उसके में प्लाज्मिड जो है ना बहुत आवश्यक होता है, प्लाज्मिड जरूरी है। तो प्लाज्मिड का पहला फंक्शन है कि सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। दूसरा देखा यह जाता है कि सामान्यतः जिसमें प्लाज्मिड होता है, पीली का निर्माण उसी बैक्टीरिया में या उसी प्रोकैरियोट्स में होता है, तो पीली फॉर्मेशन में भी इसका कुछ रोल है। तीसरा देखा यह जाता है कि ये क्रोमोसोमल ट्रांसफॉर्मेशन करता है। क्रोमोसोम का जो रूपांतरण होता है, चेंज होता है या ट्रांसफर होता है वन सेल टू अदर सेल, उसमें ये जीन टैक्सी जैसा काम करता है, मतलब जीन को कैरी करने में मदद करता है या कैरी करता है। और चौथा जो इसका काम है सबसे ज्यादा बढ़िया, वो है रेजिस्टेंस देता है ये एंटीबायोटिक का। और इसके लिए अलग अलग जीन जो है ना इसमें होते हैं, जैसे एम्फिसिलिन है अगर, तो एम्फिसिलिन जीन अगर होगा तो एम्फिसिलिन से रेजिस्टेंस देगा उसको, जिसमें है ये। अगर इसमें जो है ना, मान ली पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन है तो पेनिसिलिन से उसको रेजिस्टेंस देगा, ऐसा। तो प्लाज्मिड जो है ना वो आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, आपका जीन उसको रखता है। लेकिन सब जीन एक साथ नहीं रखता है, कोई जीन रख सकता है या एक से ज्यादा भी रख सकता है। तो ये आपको हम बताएं किसके बारे में, प्लाज्मिड के बारे में। अब थोड़ा सा इसको हम चाहेंगे कि आप इसको देख लीजिए शेयर स्क्रीन से करके पीछे वाला, ताकि कुछ याद हो जाए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो बैक्टीरिया है यहाँ पर, और दोनों बैक्टीरिया में जिसमें प्लाज्मिड है उसमें उसकी संरचना या रचना, और जिसमें प्लाज्मिड नहीं है उसकी संरचना, दोनों में अंतर हो जाता है। ठीक है, तो जिसमें प्लाज्मिड है वो आपका अपना प्लाज्मिड को देने के लिए क्या करता है, वो पीला ही रखता है, और पीली के कारण जो है ना वो अपना प्लाज्मिड दे देता है दूसरे को। देखो ये प्लाज्मिड है और ये जीनोफोर है या जीनोमिक डीएनए है, और ये जो देख रहे थे आप पीली देख रहे थे, इसी पीली के मदद से क्या होता है, वो अपने अपने प्लाज्मिड को दूसरे को ट्रांसफर करता है। देखो इसका प्लाज्मिड, इसमें एक धागा आ गया था, आपको हम दिखाए थे कल के क्लास में या पिछले क्लास में दिखाए थे। देखो इसमें प्लाज्मिड था तो पीली भी था, इसमें प्लाज्मिड नहीं था तो पीली नहीं था। तो ये अपने पीली के मदद से क्या करता है, इस प्लाज्मिड का एक जो आपका दो धागा था उसमें से एक धागा को दे देता है बगल वाले बैक्टीरिया को साथ जुड़कर उसको दे देता है। तो इसको जब दे देगा तो इसमें भी प्लाज्मिड हो जाएगा और उसमें भी प्लाज्मिड हो गया। देखिए इसमें तो है, था ही एक धागा इसका इसमें आया था। तो देखा क्या जाता है कि जिसमें प्लाज्मिड होता है उसमें पीली होता है ना, सब में पीली नहीं देखा जाता है। बगल वाले में देखिए पीली नहीं था, और इसमें प्लाज्मिड था तो था, अब इसमें आया है तो देखा जाएगा इसमें आगे होता है कि नहीं होता है। तो ये आपको हम यहाँ पर बता रहे थे किसके बारे में, पीली और प्लाज्मिड के बारे में बता रहे थे। प्लस एक बात और आपको हम पीछे भी बताए थे कि उस पर जीन होता है, एंटीबायोटिक जीन होता है रेजिस्टेंस का, और वो जो है ना उसको सुरक्षा देता है। तो इसका यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे हम, और शायद हमको याद आ रहा है पीछे आपको हम करके भी दिखाए होंगे कि दो का अलग अलग जो है ना डीएनए को निकाले हैं, आपस में जोड़ दिए हैं, और जोड़ के हम उसको क्या किए थे, दूसरे में डाले थे। तो उसको अभी जो है ना हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, तो पीछे दिखाए थे, पीछे का आप वीडियो देख के उसको कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ आते हैं फिगर के बारे में, हम आपको दिखाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, वो ये है फिगर। देखो प्लाज्मिड एकदम साइड में है ना, अलग में साइड में है प्लाज्मिड, और न्यूक्लियोइड देखिए बीच में है ना, वो ये स्ट्रक्चर दोनों में अलग, दोनों कैसे रहता है सो दिखाना था हमको। और राइबोसोम देखिए अलग राइबोसोम भी है, धागा वो दाना दाना जैसा नजर आ रहा है साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर जो ये जो प्लाज्मिड है उसको कैसे यूज करते हैं उसको दिखाना है। देखिए प्लाज्मिड को जो है ना निकाल लेते हैं बैक्टीरिया में से, और बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड को निकाल कर उसको क्या करते हैं, काट के, और जिस जीन को हम किसी दूसरे सेल में डालना चाहते हैं ना उसको इसमें जोड़ देते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिसमें डालेंगे हम, जिस ऑर्गेनिज्म में, जिस सेल में डालेंगे, वो रिकॉम्बिनेंट सेल या रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। और इस प्रक्रिया को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, है ना। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक भाग है। आप सुने होंगे जीन बदला जाता है, जैसे अभी हम लोग कोविड-19 में भी सुने थे या सुन रहे हैं कि ये जो आपका कोविड जो वायरस है उसका जीन बदला गया था। तो इसी तरह से जीन बदला जाता है।
क्या कहते हैं, किसी दूसरे के जीन को किसी दूसरे के सेल में डालने के लिए हम उसमें प्लाज्मिड को टैक्सी के रूप में उपयोग करते हैं। वायरस को भी जो है ना टैक्सी के रूप में यूज करते हैं, मतलब वायरस के साथ जोड़ दीजिए उस जीन को, वायरस जिसमें जाएगा जिस सेल में उस जीन को उसमें दे देगा। यहां पर हम ह्यूमन के जीन को निकालकर डाले हैं किसके साथ मिलाकर, प्लाज्मिड के साथ। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, इस डीएनए को बैक्टीरिया में डाल दो चाहे कोई सेल में डाल दो। बैक्टीरिया में डालोगे तो बैक्टीरिया जो है ना इंसुलिन जीन को चूंकि लेके आया था, तो वहां पर क्या करने लगेगा, इंसुलिन जीन बनाने लगेगा। तो प्लाज्मिड का वर्तमान में बायोटेक्नोलॉजी में काफी महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इससे हम नए नए प्रकार के जीव, नए प्रकार की कोशिकाएं, जीएम जिसको हम जीएम सेल कह सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल कह सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ कहते हैं, या जीएमपी कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, ऐसा नाम देते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम आगे बढ़ जाते हैं राइबोसोम पर। तो राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा देख ले। ये देखो राइबोसोम है। राइबोसोम चाहे प्रोकैरियोट्स का हो चाहे यूकैरियोट्स का हो, दो सब यूनिट का बना होता है। सबसे पहला बात तो दिमाग में इसका कुछ बात आ जाइए, राइबोसोम जो होता है, प्रोकैरियोट्स का भी हम पढ़ रहे थे तो पहले प्रोकैरियोट्स का बात कर ले। प्रोकैरियोट्स का जो आपका साइज होता है करीब करीब 15 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर का होता है, मतलब 15 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर का इसका साइज होता है राइबोसोम का। ये पहला बात हो जाएगा। दूसरा बात इसमें होगा कि ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है ऑर्गेनेल, मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है। इसके चारों तरफ देखिए मेम्ब्रेन आपको नजर नहीं आ रहा होगा, पूरा खुला हुआ लग रहा है कि दो है रखा हुआ, दो जो है ना भाग हिस्सा जो है ना वो खुला हुआ है, कहीं पे बाहर से मेम्ब्रेन नहीं था। प्लस ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें तो हम पहले भी आपको बताए थे कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, और इसीलिए यहाँ पर ये आपका ये राइबोसोम यहाँ भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल नहीं है। तो ये आपका प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी। अब देखो समानता क्या है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। दोनों में ये आपका दो हिस्सों का बना होता है। देखो दो हिस्सा यहाँ पर है, एक नीचे आपको डार्क थोड़ा बनाया है भूरे रंग का, और एक जो है थोड़ा व्हाइट है ऊपर में। ये दोनों जो आप हिस्सा देख रहे हो इसको 2 सब यूनिट्स कहते हैं। यूकैरियोट्स में भी 2 सब यूनिट होता है और प्रोकैरियोट्स में भी 2 सब यूनिट होता है। अंतर यह होता है कि प्रोकैरियोट्स का जो आपका सब यूनिट होता है 70s और 30s का होता है। छोटा वाला जो है वो 70s सॉरी टोटल होता है 70s, और जो बड़ा वाला होता है वो 50s का, और छोटा वाला कितना एस का होता है 30s का। जबकि यूकैरियोट्स का अगर हम बात करेंगे तो पूरा अगर इसका हम बात करेंगे ये इस पूरे राइबोसोम का, तो ये यहाँ पर 70s का है दोनों मिलाकर, और यूकैरियोट्स में ये 80s का होगा। उसमें आपका बड़ा वाला 60s का होता है, छोटा वाला 40s का होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या बोल रहे हैं आपको, दोनों मिलाकर 70s होता है, जिसमें बड़ा वाला आपका 50s का और छोटा वाला जो नीचे वाला है ये आपका 30s का होता है। देखो जिस समय प्रोटीन सिंथेसिस होना रहता है सेल में, उस समय ये दोनों के दोनों आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम जो है आपस में दोनों सब यूनिट उसका कब जुड़ता है, जिस समय प्रोटीन सिंथेसिस होना होता है। तो कोई सेल एक्टिव है कि नहीं है इसको देखकर पता लगता है राइबोसोम को देखकर। अगर राइबोसोम जुड़ा हुआ है इसका मतलब माना जाता है ये बायोलॉजी में कि वो सेल एक्टिव है, वहां पर प्रोटीन बन रहा है। और अगर राइबोसोम का दोनों हिस्सा एक दूसरे से जो है ना क्या हो गया है, अलग अलग हो गया है, ऐसे अलग अलग है, तो ये पता लगता है कि दोनों के दोनों जब सब यूनिट एक दूसरे से अलग अलग है तो वो सेल जो है ना वो आपका थोड़ा क्या हो गया है, एक्टिविटी उसका कम हो गया है, वो प्रोटीन वर्तमान में नहीं बना रहा है। यहाँ पर प्रोकैरियोट्स का दोनों के दोनों सब यूनिट्स है, बड़ा वाला देखो अलग है 50s का, और छोटा वाला आपका 30s का है। यहाँ पर एस का मतलब होता है श्वेतबर्ग यूनिट, पहले भी हम आपको बताए थे। तो श्वेतबर्ग यूनिट जो है ना श्वेत साहब के द्वारा दिया गया था, और ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर दिया जाता है, सेडिमेंटेशन रेट पर दिया जाता है। यूकैरियोट्स का भी हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं
फिर जब वहां पढ़ेंगे तो देख लेंगे। दोनों में अंतर यही था कि इसका बड़ा वाला 60S का है, छोटा वाला 40S का, मतलब टोटल ये कितना एस का होता है, 80S का राइबोसोम होता है किसमें, यूकेरियोटिक में। बाकी सब कुछ दोनों का सेम होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन करता है प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए इसको हम सेल का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं या साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। सामान्यतः देखा यह जाता है कि एक राइबोसोम के साथ एक राइबोसोम भी रह सकता है अकेले साइटोप्लाज्म में, प्लस प्रोटीन निर्माण के समय, प्रोटीन सिंथेसिस के समय कई राइबोसोम एक mRNA के द्वारा जुड़ जाते हैं आपस में और गुच्छानुमा रचना बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वो आपका पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, या हम क्या कहते हैं, रेगासोम कहते हैं। ठीक है, तो ये रेगासोम भी उसको हम कहते हैं। तो हम आपको थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं पहले लिख के, उसके बाद आपको जो है ना फिगर से दिखा देते हैं। राइबोसोम है क्या भाई, आपको जो समझाए थे सो लिख दिए, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। हाँ, और ऐसे भी हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होता है सेल ऑर्गेनेल्स में। प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम होता है उसका साइज 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होता है, और जो साइज होता है इसका वो तो आपको बता दिए, प्लस इसका जो भार होता है, वेट जो होता है 70S होता है, श्वेतवर्ग यूनिट इससे बोलते। मैग्नीशियम आयन के उपस्थिति में ये आपस में दोनों जुड़ जाता है, इसका जो दोनों सब यूनिट है। हाँ, और जहां भी जुड़ा हुआ मिलेगा इसका मतलब वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तभी आपस में जुड़ता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होना होता है तो ये एक दूसरे से अलग हो जाता है और दोनों अलग अलग सब यूनिट के रूप में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है उसका सब यूनिट 50S लार्जर होता है, और जो स्मॉलर होता है वो 30S का होता है। ये दोनों के दोनों सब यूनिट कब जुड़ता है वो हम लिख दिए हैं, देखो दोनों के दोनों सब यूनिट एक दूसरे से अलग अलग है, मतलब यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। अब आगे आते हैं, एक शब्द था पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम या रेगासोम। इसके बारे में बता रहे हैं कि कई राइबोसोम जो है ना एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है सिंगल mRNA से, और सिंगल mRNA से वो एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या करता है, एक रचना बनाता है जिसको कहते हैं पॉलीसोम। अब आपके मन में आएगा कि ये जो पॉलीसोम है ये आया बना कैसे। देखो, कोई भी कैरेक्टर है, हमको क्या करना है, लंबा होना था, नाटा होना था, हमें क्या था, लड़का या लड़की बनना था, हमें क्या था, मनुष्य या गधा बनना था, या पेड़ पौधे बनना था। ये सब के सब कैरेक्टर कहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, जीनोमिक डीएनए में होता है। यहाँ भी बैक्टीरिया का जीनोमिक डीएनए हम लोग देखे हैं, वो आपका जीनोफोर के रूप में कहलाता था या प्रोक्रोमोसोम कहलाता था, उसमें ऐसे स्टोर होगा। अब ये क्या करता है, सबसे पहले mRNA बनाता है, ये आपका mRNA बनाता है, मतलब ये आरएनए सिंथेसिस करता है, और आरएनए सिंथेसिस करके mRNA बनाता है। mRNA क्या है, एक प्रकार का आरएनए है जो खबर ले जाने का काम करता है। ये एक कैरियर होता है इंफॉर्मेशन का, जो डीएनए से खबर को राइबोसोम तक ले जाता है, मुख्यतः प्रोटीन सिंथेसिस का। और जिस समय प्रोटीन सिंथेसिस होना होता है, एक ही mRNA से कई राइबोसोम एक साथ चिपक जाते हैं, और ये आपके चिपकने के बाद अपने खबर को यहाँ से जो है ना वो निकालते हैं, ऐसे यहाँ से सूचनाएं निकलती है इस तरह से, और ये जो सूचनाएं निकलती हैं किस रूप में निकलती हैं, प्रोटीन के रूप में। तो जितना राइबोसोम होगा उतना प्रोटीन बनेगा, सबका एक ही तरह का प्रोटीन बनेगा, लेकिन जितनी राइबोसोम होगी उतना प्रकार का बन जाएगा, उतना संख्या में बनेगा प्रोटीन, है ना। क्योंकि mRNA एक ही प्रकार का है तो सारी की सारी प्रोटीन भी क्या होंगी, एक ही प्रकार की होंगी, लेकिन उसका संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अभी यहाँ पर 3 राइबोसोम है तो कितना प्रोटीन बन रहा होगा एक ही mRNA से, एक बार में यहाँ पर कितना बन रहा होगा, 3 प्रोटीन बन रहा होगा, 3 मॉलिक्यूल प्रोटीन बन रहा होगा जो एक दूसरे के जैसा होगा। और इस घटना को कहते हैं ट्रांसलेशन। कल आपको बताए थे कि आरएनए से प्रोटीन बनने की घटना को ट्रांसलेशन कहते हैं। आरएनए सिंथेसिस को अगर याद होगा
तो ट्रांसक्रिप्शन बताए थे, लेकिन डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन बताए थे। तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन से फिर क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, और ट्रांसलेशन होने के कारण कई जो है ना प्रोटीन आपके एक ही बार में एक ही एमआरएनए से कई की संख्या में बन जाते हैं, और जो स्ट्रक्चर नजर आता है उसको कहते हैं पॉलीसोम। तो ये राइबोसोम के बारे में था, राइबोसोम समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं सेल इंक्लूजन्स का। रियली में इंक्लूजन बॉडी जो होता है स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जो कि प्रोकैरियोट्स में आपको हम अभी बता रहे हैं, तो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, ऐसा समझेंगे, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड रिजर्व मटेरियल जो होता है, या फ्री रिजर्व मटेरियल जो होता है एक साथ जमा रहता है, और उसको बोलते हैं हम इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है इस लिहाज से कि जो भी आपके मटेरियल्स वहां पर एक्स्ट्रा होता है वो रिजर्व हो जाता है, चाहे वो फूड हो चाहे जो भी हो। जैसे ग्लाइकोजन का ग्रेनुल्स वहां पर हो सकता है, इंक्लूजन बॉडी में ग्लाइकोजन का ग्रेनुल्स हो सकता है, फॉस्फेट का ग्रेनुल्स हो सकता है, साइनोफाइसियन ग्रेनुल्स हो सकता है। ये सारे ग्रेनुल्स पाए जा सकते हैं या पाए जाते हैं। और तो और पॉली बी हाइड्रोक्सी ब्यूरेट जो है ना, ब्यूटाइरेट ग्रेनुल्स हो सकता है या होता है, सल्फर ग्रेनुल्स होता है, और तो और गैस वैक्यूल भी पाया जाता है। जैसा कि हम लोग पीछे देखे थे, आपको फिगर में दिखाए थे कि कुछ जो आपके आपका प्रोकैरियोट जो फोटोसिंथेटिक होता है वो वाटर के सरफेस पर बने रहने के लिए अपने साइटोप्लाज्म में गैस वैक्यूल बनाता है, और वो गैस वैक्यूल जो होता है उसको क्या करता है, उसको तैरा कर रखता है, उसको ऊपर में बनाए रखता है। तो यहाँ पर हम इंक्लूजन बॉडी में लिख लेते हैं। तो इंक्लूजन बॉडी आपको हम समझाए थे, उसी को यहाँ पर लिख दिए हैं कि ये फ्री स्ट्रक्चर होता है रिजर्व फूड मटेरियल का, है ना, और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है वो समूह के रूप में, है ना। जिसे मिश्री चीनी का बना होता है ना, चीनी कई जगह कई चीनी के मॉलिक्यूल से जगह एग्रीगेट हो जाते हैं तो मिश्री का ढेला बन जाता है, कुछ हद तक वैसे ही उसके साइटोप्लाज्म में जो आपके रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं और इंक्लूजन बॉडी बनाते हैं। इंक्लूजन बॉडी कई प्रकार का होता है। कुछ जो इंक्लूजन बॉडी होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, लेकिन वो यूकैरियोटिक सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होता है, सिंपल सा मेम्ब्रेन होता है, एक लेयर जैसा जिससे घिरा होता है। जबकि कुछ जो आपके इंक्लूजन बॉडी होते हैं वो आपके मेम्ब्रेन को नहीं रखते हैं, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। जैसे फॉस्फेट ग्रैनुल्स, ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स, साइनोफाइसियल ग्रैनुल्स, ये सब जो आपके ग्रैनुल्स हैं इसमें आपका मेम्ब्रेन नहीं होता है। लेकिन पॉली बी हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो आपको ग्रैनुल बता रहे हैं, या गैस वैक्यूल बता रहे हैं, या सल्फर ग्रैनुल बता रहे हैं, इन सब में क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन आपका होता है सिंपल रूप में, जो कि इनको घेर के रखता है। अब आपके मन में आएगा एक मिनट कि ये आपके यहाँ पर जो बता रहे थे कि कुछ जो आपके थे वो आपका सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे हुए थे, जैसे कि हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ग्रैनुल था, या गैस ग्रैनुल्स था, या सल्फर ग्रैनुल था। ये सब सिंपल मेम्ब्रेन से घिरे हुए थे। गैस ग्रैनुल्स को जो है ना हम स्यूडो वैक्यूल भी बोलते हैं, वैक्यूल का ही रूप माना जाता है, लेकिन वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है ना वो टोनोप्लास्ट कहलाता है, वो आपका यूनिट मेम्ब्रेन होता है। जबकि यहाँ यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होता है, सिंपल मेम्ब्रेन होता है, ऐसे सिंपली कोई वहां स्ट्रक्चर उसका डिफिट नहीं होता है। ये फ्लोटेशन में मदद करता है गैस वैक्यूल। फ्लोटेशन का मतलब बायोन्सी में, मतलब उसको नीचे से सतह से ऊपर ले आता है, तैरने में मदद करता है, और वाटर के सरफेस पर या सरफेस के नजदीक रखता है, जिससे क्या होता है कि उनको लाइट मिल पाता है, वो फोटोसिंथेसिस कर पाती है। जैसे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया एल्गी है, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, उसमें ये पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में। पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, उसमें ये पाया जाता है, कौन, गैस ग्रैनुल्स। और ग्रीन फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है उसमें भी पाया जाता है। तो ये आपको समाप्त हो गया इंक्लूजन बॉडी। अब हम यहाँ पर एक चीज और लिखे थे, सॉरी, फॉस्फेट ग्रैनुल्स को हम वॉल्यूटिन ग्रैनुल्स भी कहते हैं।
अब अभी फिलहाल जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बारे में, तो वो पढ़ना है क्या बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में। तो ग्राम स्टेनिंग अब हम शुरू करते हैं बैक्टीरिया में। ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग में किया क्या जाता है, ग्राहम साहब ने क्रिस्टल वायलेट जो है ना स्टेन बनाया था। आपको यहाँ पर वो अभी वर्तमान में दिखना नहीं है, जानना नहीं है कि वो क्रिस्टल वायलेट स्टेन क्या था नहीं था, लेकिन उस क्रिस्टल वायलेट के कारण जब बैक्टीरिया को रंगा जाता था तो उस पर वायलेट कलर आ जाता था। और वैसा बैक्टीरिया जिस पर क्रिस्टल वायलेट से वायलेट कलर से अगर रंगा जाए और वो आपका वायलेट कलर को दिखाए, देखो ऊपर में बैंगनी कलर नजर आ रहा है, अगर उसको रखे दिखाए तो उसको बोला गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो आप आगे भी सुनोगे और कई जगह सुने भी होंगे आप सब, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या है। फिलहाल हम यहां पर आपको बता रहे हैं डिटेल से कि वैसा बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन मतलब ग्राम साहब के द्वारा लिया गया स्टेन, क्या नाम था उसका, क्या अभी कहते हैं वर्तमान में उसको, क्रिस्टल वायलेट स्टेन, रंग है ना, उससे रंगने के बाद अगर कोई बैक्टीरिया वायलेट रंग को रखता है, रखे हुए रखता है, मतलब अपने आप को वायलेट रंग का बनाए रखता है, तो उसको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम पॉजिटिव सेल, है ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं या ग्राम पॉजिटिव सेल। लेकिन वैसा बैक्टीरिया जिस पर ग्राम स्टेन डालने के बाद भी, क्रिस्टल वायलेट रंग डालने के बाद भी वायलेट कलर नहीं आता है, मतलब कि वो हट जाता है धोने से, वॉश आउट करने से, उसको बोलते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया या ग्राम निगेटिव सेल। तो ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव सेल या बैक्टीरिया दिमाग में आ जाना चाहिए। वैसा बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन अर्थात क्रिस्टल वायलेट स्टेन से रंगने के बाद वो रंग को अपने पर रख लेता है, उस पर से रंग नहीं हटता है धोने के बावजूद, वॉश आउट करने के बावजूद, तो उसको बोलते हैं हम क्या बाबू, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन वैसा बैक्टीरिया जिसको अगर हम रंग दें किससे, क्रिस्टल वायलेट रंग से या ग्राम स्टेन से, और हटाएं अगर मैं उसको धोया जाए, अगर वॉश आउट किया जाए और उसके बावजूद रंग न हटे, तो उसको बोलते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया या ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल सेल। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है, थोड़ा प्रोसेस को देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला प्रोसेस क्या करना है, ये फर्स्ट प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, हम बैक्टीरिया को लेंगे, तो बोलेंगे सर बैक्टीरिया को कैसे लेंगे सर, देख तो सकते नहीं है, तो लेंगे किस पे, स्लाइड पे लेंगे। स्लाइड क्या होता है, शीशा का एक जो है ना पतला सा स्ट्रक्चर होता है जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के समय किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी स्पेसिमेन को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो देख रहे होंगे आप, दो प्लेट जैसा दोनों तरफ दोनों हाथ में है, तो इनको हम स्लाइड्स कहते हैं, ये स्लाइड्स हैं। और बीच में उजला जैसा कुछ देख रहे होंगे रखा हुआ जैसा, ये स्पेसिमेन है जिसमें हमको बैक्टीरिया देखना है। जैसे हम लोग जानते हैं कि दही में बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो दही रख लेंगे यहाँ पर। जैसे हम जानते हैं कि नाली के पानी में बैक्टीरिया होगा, तो एक पे नाली के पानी रख देंगे, है ना। और अगर दोनों में हमको देखना है कि ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव है, तब दोनों पर वही दही ही रख देंगे। ऐसे दो अलग अलग स्पेसिमेन रख सकते हैं। अब उसको क्या करते हैं, सबसे पहले स्पेसिमेन को इस पर डाल दिए, डालने के बाद उसको या तो हवा में सुखाते हैं, लेकिन हवा में सुखाने के में थोड़ा देर लगता है, तो हम लोग गैस बर्नर पर इसको रखते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, गैस बर्नर पर रखेंगे, सॉरी क्या करेंगे, जल्दी जल्दी गुजार देंगे हम। ठीक है, वीडियो ऑन है क्या, तो यहां से नजर आ रहा होगा क्या, हाथ से नहीं, ये था ना प्लेट, तो हम क्या बोल रहे थे, जिसको हम क्या बोले थे, वो जो आपका शीशा का जो लिए थे उसको हम क्या बोल रहे थे, भूल गए, यही कीजिए आप सब। वो जो सैंपल देखने के लिए जो हम लेते हैं उसको स्लाइड बोलते हैं, तो स्लाइड जो है ना उस पर स्पेसिमेन को डाल दिए हम। जैसे कस्टर्ड दही ले सकते हैं, है ना, कर्ड के रूप में,
या फिर जो है ना आपका कस्टर्ड का जो है ना फर्मेंटेशन करके ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। तो मान लिया हम दही लिए हैं, कर्ड लिए हैं, दोनों पर देखिए दही ले लिए हैं। अब दही लेने के बाद वो तो भींगा हुआ होगा, अगर उस पर हम रंग डालेंगे और पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो बह जाएगा। तो उसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। फिक्स मतलब इस पे उसको स्थिर करते हैं। तो उसका क्या उपाय है, इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अगर नॉर्मल हम सूखने के लिए छोड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ समय लगेगा सूखने में। तो सबसे अच्छा उपाय क्या है इसके लिए, कि उसको हम गैस बर्नर, जैसे गैस यहाँ जल रहा है बर्नर के रूप में, उसके नीचे थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर से गैस बर्नर पर थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखा देते हैं। तो जब इसको किसको, स्लाइड को ऐसे ऐसे ऊपर से हिलाते हैं। जब स्लाइड जो है ना गैस बर्नर के ऊपर ऐसे ऐसे हिलेगा, तो उस पर क्या लगेगा, हीट लगेगा नीचे से, तो धीरे धीरे वो जल्दी से सूख जाएगा। तो जो स्पेसिमेन लियो हो ना, वो सूख के चिपक जाएगा। किस पर चिपक जाएगा, वो जो स्लाइड है, शीशा का जो कांच का जो स्लाइड है उस पर चिपक जाएगा। अब इसी को कहते हैं फिक्सेशन ऑफ स्पेसिमेन ना, जो लिए थे वो फिक्स हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको लगे कि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अब जो फिक्स हो चुका था उस पर क्या करेंगे, क्रिस्टल वायलेट डाल देंगे। क्रिस्टल वायलेट आप बोलोगे कहां से आता है, तो क्रिस्टल वायलेट जो है ना वो आपको मिल सकता है या मिलता है, आपके लेबोरेटरी में मिलेगा। क्रिस्टल वायलेट को हम आराम से उठाएंगे, एक मिनट रुको, पहले वहां दबाओ ना, वहां से दबाओ ना तुम, बंद करने वाला, फिर उसमें, अरे पावर वाला दबाओ ना वहां से, हाथ से। चलो, तो वो जो है ना आपका क्रिस्टल वायलेट उस पे डाल दिए स्पेसमेन पे। अब उसको एक आध मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब हम, क्या हुआ, तो अब क्या हुआ, वो तो चल रहा था ना। चलो चलो ना, उसको फिर से चलाओ ना, वहां से दबाओ ना रे दोबारा।